पिछले वीडियो में आपने पुनर्जागरण काल में नगरों का विकास किस रूप में हुआ और यूरोप में इसकी जो विकास की प्रवृत्तियां थी वो किस रूप में उभर कर सामने आई, उस पर हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम विश्व के अन्य भागों में यूरोप को छोड़कर नगरों का जो विकास हुआ पुनर्जागरण काल में वो किस रूप में हुआ उस पर चर्चा करेंगे। इसकी अगली कड़ी में पुनर्जागरण काल में नगरों के विकास में उत्तरी अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिका में जो नगरों का विकास हुआ वो यूरोपियन लोगों द्वारा वहाँ पर जो अपनी औपनिवेशिक बस्तियाँ की स्थापना की थी उसके फलस्वरूप हुआ था। क्योंकि उत्तरी अमेरिका में जो लोग रह रहे थे वो अभी भी एक तरह से या यूँ कहें कि अधिकांश जो आबादियां थी वो आदिवासियों के रूप में थी और वहाँ पर जो विकास था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो ऐसे में यूरोपियन लोगों द्वारा जब नए क्षेत्रों की खोज की गई तो उसमें अमेरिका भी एक था। और इस क्षेत्र की खोज होने के बाद जिस तरह से यूरोप में जनसंख्या बढ़ रही थी तो वहाँ के शासकों ने ये निर्णय लिया और संसाधन भी वहाँ घट रहे थे, तो ऐसे में नए संसाधन प्रदेशों की खोज और अपनी जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी उसको अन्यत्र स्थानों पर बसाने के लिए नए क्षेत्रों की जो निरंतर मांग थी वो बढ़ती जा रही थी। ऐसे में अमेरिका की खोज ने यूरोप के लिए एक तरह से जीवन दान का काम किया। तो ऐसे में यूरोप के कई देश अमेरिका में जाकर बसने लगे थे और वहाँ अपनी जो बस्तियाँ थी उनकी स्थापना कर रहे थे। सबसे अधिक उत्तरी अमेरिका में जो यूरोपियन वासियों द्वारा अपनी बस्तियों की स्थापना की गई वो जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट था, यानी कि जो अटलांटिक महासागर है उसके पश्चिमी तट और उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट भाग है जो यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो यूरोपवासी थे उन्होंने अपनी प्रारंभिक बस्तियों को क्या क्या स्थापित किया, जिसमें हवाना, सान जुआन, सेंट ऑगस्टाइन, न्यू एम्स्टर्डम ऐसी बस्तियां थीं जिन पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित किया और बस्तियों के रूप में इन्होंने वहाँ पर एक तरह से दुर्ग बनाए जो उनको जो स्थानीय जो लोग थे उनसे क्या कर रहे थे, सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। तो ये सारी की सारी जो बस्तियां थी वो अनियमित थी, अनियमित आकार वाली थी, लेकिन जो न्यू इंग्लैंड के क्षेत्र में जो नगर जो बसाए गए थे उनमें थोड़ी बहुत आधुनिकता की झलक देखने को मिलती थी। 17वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क, बोस्टन, विलियम्सबर्ग और फिलाडेल्फिया जैसे नगरों का उद्भव हुआ। प्रारंभिक बंदरगाह नगरों के अतिरिक्त इस समय कुछ अंतःस्थलीय जो नगर थे, यानी कि आंतरिक भाग में कुछ नगरों की स्थापना भी हुई। और जो नगरों में प्रकोटों का प्रचलन यूरोप में था वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है, लेकिन अमेरिका में ये अब भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना पहले यूरोप में था। क्योंकि यूरोप में तो ये परकोटा वाला जो प्रकरण था धीरे धीरे कम हो रहा था। क्योंकि यूरोप वासियों ने नए क्षेत्रों में नगरों की स्थापना की थी तो उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना था कि किस तरह से नगरों में रहने वाले लोगों और वहाँ जो प्रशासक हैं उनकी सुरक्षा की जाए। ऐसे में जो अमेरिका के प्रारंभिक नगर थे उनमें परकोटों का विशेष रूप से क्या दिया गया, महत्व दिया गया। औपनिवेशिक नगरों के नाम और योजना सभी पक्षों पर यूरोपीय जो प्रभाव था उसका स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे विलियम्सबर्ग नगर किसी ब्रिटिश नगर जैसा था। मैनहट्टन द्वीप के दक्षिणी भाग में विकसित न्यूयॉर्क को डच लोगों ने न्यू एम्स्टर्डम की संज्ञा प्रदान की। अमेरिका में नियोजित नगरों का विकास औपनिवेशिक काल में प्रारंभ हुआ था। फिलाडेल्फिया, विलियमबर्ग, वर्जीनिया और जॉर्जिया ये ऐसे नगर थे जो ग्रिड आयरन पद्धति पर आधारित थे। इसके अलावा इन नगरों में अरीय विन्यास, यानी कि एक ही भाग से जो एक ही केंद्रीय भाग है उससे अलग अलग दिशाओं में जो मार्ग थे उनका क्या होता था, निकास होता था। तो इस तरह से कुछ नगर जो ग्रिड आयरन पद्धति और अरीय विन्यास है उस पर योजना पर आधारित थे, उनको बसाया गया था। 18वीं शताब्दी में अमेरिका में नगरों का तीव्र विकास हुआ और तटीय भागों के अलावा जो आंतरिक भाग थे उसमें भी नए नगरों की स्थापना प्रारंभ हुई और नए नगरों का क्या हुआ, उद्भव हुआ। दक्षिण अमेरिका में जो सबसे पहले स्पेनवासी 16वीं शताब्दी में अपने नगरीय बस्तियां वहां पर स्थापित की थी, अपने वैश्विक बस्तियां स्थापित की थी। लीमा
16वीं शताब्दी में 14,000 की जनसंख्या वाला दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर था। इसके बाद स्पेन वासियों और अन्य जो औपनिवेशिक जो साम्राज्य थे उन्होंने दक्षिण अमेरिका में कई नगरों की स्थापना की, जैसे ब्यूनस आयर्स को एक बड़ा आकार प्रदान किया गया, पेरानाबुको, बाहियो, रियो डी जेनेरो और सैंटियागो जैसे नगरों का जन्म भी 16वीं शताब्दी के बाद ही दक्षिण अमेरिका में होता है। एशिया में पुनर्जागरण काल में अनेक नगरों का जो उदय होता है उसका बड़ा ही महत्व माना जाता है। जापान कहें या चीन की बात करें, इनमें जो यूरोपियन जो साम्राज्य थे उन्होंने अपनी औपनिवेशिक बस्तियाँ स्थापित की और कई नगरों का क्या किया, एक तरह से उद्भव हुआ। और जापान की बात करें तो जापान में अधिकांश जो नगर थे वो छोटे छोटे दुर्ग नगरों के रूप में थे, तो भूमि का अभाव होने के कारण नगरों का आकार बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे जापान का विकास हुआ, इन छोटे छोटे नगरों ने अपना जो आकार है वो एक बड़े रूप में क्या किया, ग्रहण करते चले गए। चीन में भी कई नगरों की स्थापना हुई। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर, रंगून, मनीला जैसे बंदरगाहों नगरों की भी स्थापना हुई। भारत की बात करें तो भारत में ये 16 से 18वीं शताब्दी का जो काल था वो राजनीतिक स्थिरता का काल कहा जा सकता है। राजनीतिक एकता और स्थिरता के कारण आर्थिक जीवन का पुनरुत्थान हुआ। मध्यकाल के अंत में हुए धार्मिक पुनर्जागरण व सुधार का प्रभाव जो तत्कालीन समाज था उस पर देखने को मिलता है। मुगल कालीन भारत में नगरों के विकास की अनुकूल दशाएं उपलब्ध होने के कारण 4 प्रकार के नगर विकसित हुए: राजधानी नगर, प्रशासनिक केंद्र, तीर्थ स्थल या जिन्हें हम धार्मिक नगर या धार्मिक केंद्र के रूप में भी जानते हैं, और विशिष्ट औद्योगिक नगर। तो ये जो 4 प्रकार के नगर थे, इनके कारण भारत के अलग अलग भागों में अनेक नगरों का क्या होता है, उदय होता है। जैसे 16वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने अपने साम्राज्य में अनेक नगरों की स्थापना की, जिसमें आगरा बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुगल साम्राज्य के कुछ समय पूर्व ही अहमदनगर, सूरत, बुरहानपुर, गोलकुंडा जैसे नगरों की स्थापना और उत्पत्ति हुई थी। मुगल काल में नगरीय विकास की दृष्टि से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। शेरशाह सूरी ने सड़कों पर विशेष रूप से काम किया। उन्होंने राष्ट्रीय जो महत्व की सड़कें थीं और पुलों का निर्माण था, उन पर विशेष ध्यान दिया और एक तरह से उन्होंने व्यापारिक नगरों का क्या किया, विकास किया। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में भी कई नगरों का विकास हुआ, जिसमें इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, जलालाबाद, अकबरपुर, जलालपुर और लखनऊ। आगरा का जो लाल किले का निर्माण है उसका निर्माण भी अकबर ने ही करवाया, जो एक तरह से मुगल राजधानी भी बनी। ये भारत का उस समय का एक बड़ा नगर कहलाता था। जो नवीन नगरों की स्थापना में अयोध्या, मथुरा और बनारस जो कि धार्मिक नगर थे, उनका पुनरुत्थान भी जो मुगल काल था उसमें ही हुआ। इसके अलावा अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद, बरेली, राजमहल, चंद्रगिरी और हुगली 16वीं शताब्दी के विकसित नगरों में गिने जाते थे। रणजीत सिंह के शासनकाल में अमृतसर अपने बिल्कुल उत्कर्ष पर पहुंच गया था। राजस्थान में महाराणा उदय सिंह ने 16वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ से राजधानी परिवर्तित कर उदयपुर नगर की स्थापना की और आज उदयपुर एक बहुत बड़ा नगर के रूप में जाना जाता है। राय सिंह के काल में बीकानेर, मान सिंह के काल में आमेर और सुजन हाड़ा के काल में बूंदी और माधो सिंह के काल में कोटा नगर का जो है तीव्र गति से क्या हुआ, विकास हुआ। दिल्ली शाहजहां जो कि परकोटे से घिरी है, शाहजहां द्वारा 1648 में बसाई गई थी। लाल किला, जामा मस्जिद, चांदनी चौक का निर्माण करवा कर इसे उसके शासक ने एक तरह से भव्यता प्रदान की। शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़ नगरों की स्थापना भी शाहजहां काल में हुई। इसके अलावा मुगलकालीन शासन में नगरीय संकेंद्रण के 4 क्षेत्र उभर कर सामने आए। दिल्ली, आगरा क्षेत्र दुर्ग नगरों का यहाँ पर बाहुल्य था। इलाहाबाद, पटना क्षेत्र गंगा तट पर व्यापारिक और धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। विजयनगर, अहमदनगर क्षेत्र व्यापारिक केंद्र व हीरा, सोना खनन केंद्र के रूप में विकसित हुए। और मुंबई, चेन्नई तटीय क्षेत्र में तटीय नगर के रूप में उभर कर सामने आए। 15वीं शताब्दी में प्रायद्वीप भारत में अनेक नगरों की स्थापना हुई, जिसमें यूरोपीय उपनिवेशों ने चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और
पांडिचेरी में अनेक औपनिवेशिक नगरों की क्या की स्थापना की। जयपुर इस समय का जो कि 1728 ईस्वी में जयसिंह द्वारा स्थापित किया नियोजित और नवीन नगरों के रूप में सामने आता है और इसे एक तरह से नियोजित नगर के रूप में भारत का प्रथम नगर भी माना जाता है, जिसमें अधिकांश जो सड़कें थी वो समकोण पर थी और एक चौड़ी थी। इस तरह से एक नियोजित नगर के रूप में इसको बसाया गया था।